Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar. Welcome back to the class. So, what else? I have not announced any topic today. So, what are we going to do today? Of course, as you can see, there are lot of posters of the movies on the screen. So, we will discuss a movie. मजाक नहीं है ये, आज हम मूवी डिस्कस कर लेते हैं. Why can't we discuss a movie in this class? मूवीज़ गिव अस इंस्पिरेशन मिलती है ना हमें मूवी से. हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारे हेयर स्टाइल एंड आर एक्शंस ऑल्सो आर इंस्पायर्ड बाय द मूवीज़ टुडे. बट चिल्ड्रन, एट द सेम टाइम मूवीज़ आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अस. मूवीज़ जो बनती हैं वो भी हमसे इंस्पायर होके ही तो बनती हैं. बहुत सारे लोगों के ऊपर बायोपिक्स बनती हैं हमारे बॉलीवुड में. देयर आर लॉट ऑफ बायोपिक्स अवेलेबल एंड ऑल्सो ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स देयर आर लॉट ऑफ मूवीज. दो each and everything is not real in the movie, there are lot of fantasies, but still they give us a message or a hint of that particular event. So you might have got the idea now. आपको एक आइडिया मिल गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं. ऑफ कोर्स दीज पोस्टर्स आर टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हमारी इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड रिवोल्ट और द रेवोल्यूशन. क्या होता है ये रेवोल्यूशन? साइंस में भी एक रेवोल्यूशन पढ़ते हैं आप, है ना. बट दिस इज़ नॉट द सेम रेवोल्यूशन, ये कुछ अलग है. लिसन, वेन एवर देयर इज़ अ इनजस्टिस इन द सोसाइटी, जब लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, देन दे अरोज टू द एक्शन एंड दैट एक्शन इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. उन्हें इस बात की तब परवाह नहीं होती है कि जो अथॉरिटी है वो कितनी पावरफुल है. वो क्या चाहते हैं, वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या जो भी सोशल सिस्टम है उसको चेंज करना चाहते हैं. एंड दैट थिंग इज़ द रेवोल्यूशन एंड दैट हैपन्ड इन आवर कंट्री इन 1857. 1857 में ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश में भी. बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी बायोपिक्स उन ग्रेट हीरोज़ के ऊपर बनाई गई जो उस समय लीडरशिप संभाल रहे थे लोगों की. यस, नाउ today's our topic is the lesson 5 from 8th class history book, and the name of the chapter is When People Rebel 1857 and After. So what are we going to discuss in this chapter? We are going to discuss about the outrage of the people, of the different backgrounds that come together to fight with the Britishers. Britishers से परेशान हो चुके थे, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से परेशान थे, and they rebelled because they wanted a change. वो सोसाइटी को बदलना चाहते थे. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, जिसने कि ये साबित कर दिया, आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन दी कि ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है. वो कोई परमानेंट विनर्स नहीं है. सो जस्ट कनेक्टेड विद द प्रीवियस चैप्टर्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, you already know that the Britishers were making the life of the people very miserable, and they were affecting on the lives of the people in many ways. Their policies were such a policies, means उन policies की वजह से सिर्फ यहाँ के रूलर्स, यहाँ के किंग्स क्वींस ही जो थे वही परेशान नहीं थे. कॉमन masses जो थी, चाहे वो पीजेंट्स थे, सिपाहीज थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, या जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबरर्स थे, ईच एंड एवरी पर्सन वॉज इन द मूड कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना है जिन्होंने कि हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार जो हैं वो किए हुए हैं. सो डैट इज़ वाई दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग. उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू किया और अपने राइट्स के लिए फाइट किया.
सो चिल्ड्रन, वेन एवर देयर इज अ रेवोल्यूशन देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज. कोई जब रेवोल्यूशन होती है, क्रांति होती है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. किसी एक कारण से कभी भी रेवोल्यूशन नहीं होती. So there were also many causes of this revolution and we will discuss them step by step. हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे. There were many of the political reasons, there were many economic reasons, also religious and cultural reasons, and social also. So let's start this topic now. So first of all, we are going to talk about the policies and their effect on the people. Means first of all, the people, the main stream that was on that time, the Nawabs, the rulers, the kings. As you all know that since the mid 18th century, there had been seen that the power of these rulers was declining. अब उस समय जो नवाब्स थे या रूलर्स थे, उनकी पावर एकदम से ख़त्म होने लगी. क्यों ख़त्म होने लगी? क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की. उन्होंने एक रेजिडेंट्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए. इंडियन नवाब्स जो थे उनको अपनी स्टेट में ब्रिटिशर्स के एक रेजिडेंट को रखना पड़ता था. एंड दे वर नॉट फ्री टू कीप द इंडिपेंडेंट आर्मी ऑल्सो. अब उनके वहाँ जो आर्मी होती थी वो भी ब्रिटिशर्स की भेजी हुई होती थी, जिसका खर्चा वो उठाते थे. एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे किंग्स और क्वींस तो ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट करने की भी कोशिश की, दैट कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड किया जा सके. बट क्या रिजल्ट निकला? नथिंग, बिकॉज द ब्रिटिश वर मोर पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई. Here you can see the image of रानी लक्ष्मीबाई. दिस इज़ द रियल इमेज. अब मैंने बताया ना, मूवी भी है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर. मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी मूवीज़ बनी है रानी लक्ष्मीबाई पे. उसमें तो आप देखते हो कि एक बहुत सुंदर सी हीरोइन जो है उनको रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया. सो देर आर लॉट ऑफ मीन्स अदर थिंग्स इन द मूवी, बट दिस वन इज़ द रियल. बट फॉर वॉट इशू शी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? वो क्यों अनहैप्पी थी ब्रिटिशर्स से? बिकॉज लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके अडॉप्टेड सन को उनका लीगल हायर एक्सेप्ट करे. रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है. अब रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई बेटा नहीं था. शी हैज़ अ अडॉप्टेड सन. अब ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी? इन द सेकेंड चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स. अब उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई रूलर की डेथ हो जाती है और उसका अपना कोई नेचुरल हेयर नहीं है, तो उसके अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट रूलर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया जाएगा. एंड रानी लक्ष्मीबाई को भी ऐसा ही कहा गया. सो डैट इज़ वाई उसने पहले नेगोशिएट करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स के साथ, बट ब्रिटिश ने इस बात को मानने से मना कर दिया. ऑन द अदर हैंड, नाना साहेब जो कि उस समय पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उनके साथ भी सेम यही इशू जो है वो रेज हुआ. और वो चाहते थे, वो डिमांड कर रहे थे डेट ही शुड रिसीव हिज फादर्स पेंशन. उनको उनके फादर की पेंशन मिलनी चाहिए बिकॉज ही इज़ द लीगल हायर. बट ब्रिटिश इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे. उन्होंने उनको मना कर दिया डेट आपको हम लीगली उनका नेचुरल सन आप नहीं हैं, सो वी विल नॉट एक्सेप्ट यू एज हिज सक्सेसर. इसी के साथ दूसरी तरफ अवध के जो नवाब थे, you already know that Awadh was the last territory that was merged in that was annexed by the British. तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस जो है वो इम्पोज कर दिया था और वहाँ के जो रूलर थे वो सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे. सो इंडियन रूलर्स को क्या था? सब्सिडरी अलायंस के अंडर अपना इंडिपेंडेंट जो आर्मी है वो नहीं रख सकते, कंपनी की फोर्सेस वहाँ पे रहेंगी. सो सेम थिंग, और उसकी मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो नवाब उठा रहे थे. बट इन 1856 व्हाट हैपेंड डेट ब्रिटिशर्स ने नवाब के ऊपर चार्ज लगाया मिस गवर्नेंस का, कि आपको तो रूल करना ही नहीं आता, आप अपनी स्टेट को सही तरीके से संभाल ही नहीं रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ करप्शन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर स्टेट. और ऐसा करने के बाद उनकी स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया. मीन्स उनकी सारी टेरिटरीज उनसे छीन ली गई और उसको ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया गया. एंड हु डिड दिस थिंग? दिस वॉज डन बाय लॉर्ड डलहौजी.
सो दिस इज द इमेज ऑफ नवाब ऑफ द अवध वाजिद अली शाह। अब देखिए क्या होता है। अब कंपनी जो है इतने सारे रूलर्स को तो परेशान कर ही रही है, ऑन द अदर हैंड मुगल जो एम्परर थे उस समय, उनकी अथॉरिटी को भी ख़त्म करने की ब्रिटिश ने सोच ली। उन्होंने क्या किया, पहले जो कॉइन्स होते थे, चाहे किसी भी टेरिटरी में कोई भी रूलर रूल कर रहा था, द कॉइन्स वर मिंटेड ऑन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। मतलब जो सिक्के चलाए जाते थे वो मुगल एम्परर के नाम से चलते थे। बट ब्रिटिश ने अपने खुद के कॉइन्स मिंट करने शुरू कर दिए। एंड इन 1849 गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जो जफ़र हैं उनकी डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स हैं दे वर नॉट अलाउड टू स्टे इन द रेड फोर्ट। अब उन्हें रेड फोर्ट को खाली करना होगा, बहादुर शाह जफर तक जब तक हैं तब तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। एंड इन 1856 जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मुगल किंगडम हैड कम टू एन एंड, और बहादुर शाह जफर जो हैं ही वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर। उसके बाद उनके जो सन हैं, जो उनके सक्सेसर हैं, दे विल नॉट बी रूल एज द किंग। दे वो उनको राजा नहीं बनना है, दे कैन कॉल देमसेल्फ प्रिंस, वो अपने आप को प्रिंस कह सकते हैं, लेकिन किंग जो है दे विल नॉट बी नोन एज द किंग। सो इस तरह से मुगल अथॉरिटी तक को चैलेंज कर दिया गया। एंड वॉट वॉज हैपनिंग ऑन द कंट्री साइड मीन्स, लेट अस सी नाउ द सोशल एंड द मिलिट्री कॉजेज। सो इन द कंट्री साइड वॉट वॉज हैपनिंग, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं हम, विलेजेस की, जो पीजेंट्स थे और जो ज़मींदार्स थे, दे वर बर्डन्ड विद द हैवी टैक्सेस। बहुत उनसे टैक्स वसूला जाता था। लाइक यू हैव स्टडीड इन द थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड, जस्ट कनेक्टेड विद दिस वन। सो इवन जो मेथड था उस समय फॉर कलेक्शन करने का, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था, डेट वॉज वेरी हार्श। यू हैव स्टडीड अबाउट द थ्री पॉलिसीज, चाहे वो महलवाड़ी सिस्टम था या रॉयतवाड़ी सिस्टम था या परमानेंट सेटलमेंट था, ऑल वर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जो हैवी रेंट पे नहीं कर पाते थे, और इस चक्कर में वो क्या करते थे, दे गो टू द मनी लेंडर, उनसे लोन्स लेते थे, और जब उस लोन को नहीं दे पाते थे तो क्या होता था, उनके जो राइट्स थे, उनकी लैंड की जो ऑनरशिप थी, उनसे छीन ली जाती थी। एंड सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द जमींदार्स ऑल्सो। उनको ये डर लगा रहता था डेट ब्रिटिश उनसे जो ज़मींदारी के राइट्स हैं वो छीन के किसी दूसरे को ना दे दें। So they all were suffering because of the Britishers. And what about our soldiers? अब जो इंडियन सोल्जर्स थे, सिपाहीज थे ब्रिटिश की आर्मी में, दे वर ऑल्सो अनहैप्पी। उनको सैलरीज मिलती थी जो, या उनके जो अलाउंस होते थे, या उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती थी, दे वर वेरी मिजरेबल। उनको हमेशा ही जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनसे इन्फीरियर माना जाता था। एक ही पोस्ट के ऊपर एक ही रैंक के दो अगर सिपाही हैं, एक इंडियन है और एक यूरोपियन है, तो यूरोपियन को ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था, इंडियंस को बहुत कम पेमेंट दिया जाता था, और उनको प्रमोशंस तो दी ही नहीं जाती थी। एंड दे वर इंसल्टेड लॉट अ टाइम, हर बार उनको इंसल्ट किया जाता था। एंड सम ऑफ न्यू रूल्स वर सच अ काइंड डेट वो जो सोल्जर्स थे उनके सेंटिमेंट्स को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थे। मीन्स उनको ऐसा लगता था कि उनके धर्म के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू रूल अनाउंस किया गया डेट वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। लाइक जब कंपनी जो थी वो, अब उनकी कॉलोनीज तो अलग अलग जगह थी, सिर्फ इंडिया ही उनकी कॉलोनी नहीं थी ना। सो इन दोज डेज क्या होता था कि लोगों को ये लगता था कि अगर वो सी को क्रॉस करेंगे तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। मीन्स देयर वॉज अ मिथ, सच अ काइंड ऑफ मिथ। तो अब आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको बोला गया 1824 में कि आपको सी रूट से बर्मा जाना है लड़ने के लिए। सो अब उन सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम तो बर्मा नहीं जाएंगे बाय द सी रूट, आप हमें लैंड रूट से भेज दीजिए, बिकॉज ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है कि हम अगर समुंदर को पार करेंगे तो हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा। दे वर फियर्ड ऑफ लूजिंग देयर रिलीजन ना।
सो अब उस समय तो ये इशू जो है वो अनरिजॉल्व ही रहा, बहुत सारे ऐसे सिपाहीज थे जिन्होंने मना किया, सो दे वर पनिश्ड। और बाद में क्या किया गया, एक ऐसा लॉ ले आए ब्रिटिशर्स दैट एवरी इंडियन हु वांटेड टू टेक पार्ट इन द आर्मी ही हैड टू एग्री विद द सर्विंग कंडीशंस, कि उसको जो है कि बाहर अगर भेजा जाएगा, ओवरसीज सर्व करने के लिए भेजा जाएगा, तो उसको जाना ही पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जो सिपॉयज थे दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिहेवियर टुवर्ड्स द पीजेंट्स। पीजेंट्स का और सिपॉयज का क्या कनेक्शन था, देखिए। अब जो सिपॉयज थे उनकी जो बैकग्राउंड थी, मैनी ऑफ देम वर फ्रॉम द पीजेंट्री कम्युनिटी, मतलब वो विलेजेस को बिलोंग करते थे, और अपनी बहुत सारे तो ऐसे थे जो एबल बॉडीड थे और खेती बाड़ी छोड़ के मिलिट्री में आ गए थे, सिपॉय बन गए थे। बट जब वो सुनते थे कि फार्मर्स के साथ कैसा सलूक हो रहा है विलेजेस में, सो देवर एंगर्ड, उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आता था। एंड सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉयज ऑल्सो। तो वही गुस्सा पीजेंट्स का और सिपॉयज में भी एक तरह से आता चला जा रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने एक और काम करना शुरू किया, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि सारे ही उनके काम गलत थे, देयर वर सम रिफॉर्म्स ऑल्सो, कुछ सुधार भी किए उन्होंने, लाइक दे अबॉलिश्ड द सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या होता था कि अगर किसी लेडी की डेथ, के हस्बैंड की डेथ हो गई है, किसी फीमेल के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है, सो उसको उसकी पायर के ऊपर, चिता के ऊपर जिंदा जला दिया जाता था। सो ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को बैन कर दिया इंडिया में। एंड दे ऑल्सो परमिटेड फॉर द विडो री मैरिज, कि अब विडो भी जो है वो दूसरी शादी कर सकती है। बहुत सारे इंडियंस जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, एंड दे स्टार्टेड टू बिलीव दैट ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन, देयर कल्चर एंड देयर कस्टम्स। सो आफ्टर 1830 एक और स्टेप उठाया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। वो क्या था, देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे उनके साथ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए थे। मिशनरीज कौन होते हैं, वो लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं। ऑब्वियसली दे हैव केम टू इंडिया कि वो क्रिश्चियनिटी को यहाँ स्प्रेड करेंगे। तो 1830s में क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए इंडिया में लैंड परचेज करना इजी बना दिया गया। एंड इन 1850 इंडिया में एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई भी पर्सन अपने रिलीजन से कन्वर्ट होता है, मीन्स एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाएगा, तो उसको उसकी एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलता रहेगा, मीन्स कि उससे उसके पूर्वजों की जो संपत्ति है वो नहीं छीनी जाएगी। सो यहाँ पे भी लोगों को लग रहा था कि उनको उनके धर्म से हटाने की कोशिश की जा रही है, मीन्स क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए ऐसा लॉ जो है वो लाया गया है। सो इन लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस डेवलप्ड द फीलिंग दैट दे हैड अ कॉमन एनिमी, सबका दुश्मन एक है, एंड दे शुड रेबल अगेंस्ट हिम, उस दुश्मन को हराना ही होगा। एंड उसके बाद जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी नॉर्थ इंडिया में, कंपनी ने एक मैसिव रिबेलियन को फेस किया इन मई 1857। देखो, कारण तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए ना, अब बहुत सारी कम्युनिटीज, हर कम्युनिटी ही ब्रिटिशर से परेशान है, लेकिन कोई एक ऐसी चिंगारी जिससे कि वो जो उनके अंदर एक गुस्सा था, एक एंगर था, वो बाहर आया। वो इमीडिएट कॉज क्या था, वो कारण जिसकी वजह से एकदम से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। सो डैट वॉज अ म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है, अब एक वर्ड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। म्यूटिनी मीन्स व्हेन द आर्मी रिवोल्ट्स, जब आर्मी जो है वो विद्रोह करती है, सैनिक विद्रोह जिसे आप कहेंगे। सो अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो आर्मी ने की थी, उन्हीं की अपनी जो आर्मी थी उसने रिवोल्ट किया। और वो जो रिवोल्ट था, वो जो म्यूटिनी थी, इट चेंज इनटू अ बिग रेजिस्टेंस। और कैसे वो एक एक करके फिर कंट्री के हर हिस्से में फैलता चला गया, मींस इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया कि ब्रिटिश ने उसकी उम्मीद भी नहीं की थी। सो एक्चुअली वो इंसिडेंट क्या था, व्हाट वाज दैट इमीडिएट कॉज, लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट वन। आपकी एनसीईआरटी बुक में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत कम है, बट आई विल गिव यू द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन व्हाट वाज गोइंग देयर।
देखिए, बंगाल में उस समय एक प्लेस आती है बैरकपुर। तो बैरकपुर में 34th बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी, मतलब एक रेजिमेंट थी ब्रिटिशर्स की, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वहाँ पे एक सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। उस समय एक र्यूमर स्प्रेड हो गया उस इन्फेंट्री रेजिमेंट में, डेट कि ब्रिटिशर्स ने न्यू कार्टेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं, और उन कार्टेजेस को फिल करने के लिए पहले दांत से काटा जाता था, उसके बाद उसको जो है उसका गन पाउडर गन के अंदर फिल किया जाता था। और ऐसा र्यूमर था कि उसमें काऊ और जो पिग है उसके फैट से उसको ग्रीस किया हुआ है, मतलब उसमें चर्बी लगी हुई है गाय की और पिग की। तो अब उस समय जो हिंदू कम सिपॉयज थे, दे वर एंग्री बाय द विद द ब्रिटिशर्स कि काऊ उनके लिए बहुत होली एनिमल है। और मुस्लिम्स जो सोल्जर्स थे, दे वर ऑल्सो एंग्री विद द ब्रिटिशर्स बिकॉज पिग को वो अपने यहाँ सबसे, जैसे कहना चाहिए, गंदा एनिमल जो है वो मानते थे। सो हेयर इज अ इमेज कि किस तरीके से आप देखो यहाँ पे कि वो जो ग्रीस्ड कार्टेजेस होती थी, here this type of cartridges were, they were first of all bite by the mouth and then they have to be filled in the gun, और उसके बाद उससे जो है वो शूट किया जाता था। तो अब जब इस तरह का र्यूमर स्प्रेड हो रहा था कि उसमें काओ और पिग की ग्रीस लगी हुई है, तो सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स से गुस्से में चल रहे थे। इसी बीच जो मंगल पांडे थे, उसी इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, उन्होंने अपने जो उनका ऑफिसर था उसको गोली मार दी। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि इन मार्च 1857 मंगल पांडे वॉज हैंग टू द डेथ। उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। एंड आफ्टर सम डेज ऑफ दिस इंसिडेंट, वहाँ पे तो फांसी की सज़ा दे दी और थोड़ा बहुत म्यूटिनी हुआ और शांत हो गया। But after some days, what happened in Meerut, from 80 kilometers away from Delhi is the Meerut. Meerut में 85 जो सिपाहीज थे, they also refused कि हम greased cartridges जो हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। उनको भी क्या किया गया, उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। एंड ऑन द 9th of May 1857 they were sentenced for the 10 years in a jail, कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया है इस वजह से। अब यहाँ पे मेरठ से शुरुआत होती है उस म्यूटिनी की। ऑन 10th of May दैट सोल्जर्स इन द मेरठ रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उन्होंने जेल के ऊपर अटैक किया, वहाँ पे जितने प्रेजेंट सोल्जर्स थे उनको वहाँ से रिलीज करा दिया। एंड देन दे किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द दैट ब्रिटिशर्स, कि हम इन फिरंगीज को यहाँ से भगा देंगे। फिरंगीज मीन्स द फॉरेनर्स, ओके। एंड आफ्टर दैट वो वहाँ से 80 किलोमीटर ट्रेवल करके जो है दिल्ली पहुँच जाते हैं, और दिल्ली में जाके दिल्ली की जो रेजिमेंट है उसको भी ज्वाइन अपने साथ करा लेते हैं। एंड दे रोज इन द रेबेलियन, वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया जाता है, वहाँ पे जो भी उन्हें हथियार वगैरह मिलते हैं उन सबको वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और वहाँ की जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो वहाँ जाके रेड फोर्ट के पास कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर जो है वो प्रोक्लेम करते हैं। अब बहादुर शाह जफ़र उस समय बहुत वीक हैं, बहुत एज्ड हैं। सो ही नोज दैट वो अब लीडरशिप नहीं संभाल पाएंगे। तो इनिशियली बहादुर शाह जफ़र जो है, ही वॉज नॉट रेडी टू टेक पार्ट इन द रेबेलियन, बट फाइनली जब उनको बहुत ज़्यादा जो है सारे सिपाहीज बोलते हैं कि नहीं आप ही हमारे लीडर बनोगे, तो ही एक्सेप्ट द प्रपोजल। और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो लेटर्स लिखते हैं टू द वेरियस किंग्स एंड द नवाब्स की दैट वी विल ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी, कि हम अपना एक संगठन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे सारी इंडियन स्टेट्स का, टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स। तो एज वी नो डेट उस समय के जितने रूलर्स थे, चाहे कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे थे, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर, दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर, ओके। सो एंड दे वर ऑल्सो थ्रेटन कि एक ना एक दिन उनकी टेरिटरी उनसे छिन जाएगी। सो दे
joined the बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया. एंड इन दिस वे ये मूवमेंट जो थी वो आगे स्प्रेड होने लगी. नाउ आफ्टर डैट कि बहादुर शाह जफ़र ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो हुआ दैट वाज अमेजिंग. ब्रिटिशर्स हैड नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ थिंग कि ये जो फैट ग्रीस्ड कार्टेजेस हैं इनका इशू इतना ज़्यादा बड़ा एक हंगामा क्रिएट कर देगा. So that rebellion that started from the Meerut and then Delhi, that took a week to spread as a news over the all over the India. पूरे इंडिया में ये खबर जो थी वो फैलती चली गई फिर, और बहुत सारी रेजिमेंट्स जो थी वो उन्होंने म्यूटिनी की वन बाय वन. हर कोई जो था उस रेबेलियन के जहाँ तक खबर पहुंची वो शामिल होता चला गया. एंड देयर वर लॉट ऑफ मेन सेंटर्स ऑफ दिस रिवोल्ट लाइक Delhi, then Kanpur, then Lucknow, as you can see in the map. And you have to also do this thing in the map also, like you can see here is so Meerut and Delhi, and you can see the Awadh and Calcutta, Jhansi. So these were the main centers of the revolt at that time. So along with these rulers and their armies, lot of local zamindars and local leaders also participated in this revolt. So इसके बाद क्या होता है, इसके बाद there are lot of things now. अब तो जो है वो revolt start हुआ है. So we will discuss about the events in detail in our next video lecture now. So I hope this topic is clear to you. So what is the quiz for today? There is no questions for you today, but you have to tell me the name of the movies, okay, that are made particular on this historical event. कि इस event के ऊपर कौन कौन सी movies बनी है. And I will also provide you some of the links of the movies that can give you lot of important knowledge regarding this topic. So stay connected with me, and so that you can get the more videos, and also subscribe the channel. आप grow कर रहे हैं, साथ में channel भी grow होना चाहिए. So that's all for today.